नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। सिर्फ 60 मिनट में राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को फोन पर समझा दिया कि रूस किसी भी परिस्थिति में यूक्रेन पर हमले बंद नहीं करेगा। पुतिन की इस धमकी को सुनने के बाद जैसे ही ट्रंप ने पुतिन को धमकाने की कोशिश की, पुतिन ने यूक्रेन पर 500 मिसाइलों से हमले कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के डिप्टी नेवी चीफ को मारकर अपने बर्बादी को बुलावा दे दिया है। 60 मिनट तक लड़े पुतिन ट्रंप, यूक्रेन पर भयंकर हवाई हमले। 60 मिनट तक फोन पर ट्रंप पुतिन को समझाने में लगे रहे कि वो यूक्रेन पर हमला ना करें, लेकिन पुतिन ने 60 मिनट में दो टूक कह दिया कि जब तक यूक्रेन के सभी 5 इलाकों पर रूस का कब्जा नहीं हो जाएगा, युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। यानी ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेन पर हमले तेज हो चुके हैं और ट्रंप हताश और निराश पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि यूक्रेन जंग वो नहीं रोक पाए। दूसरी तरफ 40 महीने से ज्यादा की जंग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन को रूस की हवाई सुनामी से बचाने के लिए नेटो के जेट पोलैंड में उड़ान भरने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि 24 से 25 जून को हेग में हुई नेटो समिट के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे घातक और बड़े हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या अब नेटो रूस से सीधी जंग का मन बना चुका है। क्यों नेटो के लड़ाकू जेट रूसी हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मिशन पर निकल चुके हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या ज़ेलेंस्की का वो दावा सही है जिसमें उन्होंने कहा कि रूस ने लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन पर 28,743 शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों रूस ने अब यूक्रेन के 5 प्रांतों को नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने की जंग छेड़ दी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में कहां-कहां घातक हमले कर रहा है और ट्रंप पुतिन 60 मिनट तक फोन पर एक दूसरे पर क्यों भड़कते रहे। To President Zelensky tomorrow, early in the morning, and I'm very disappointed with the conversation I had today with President Putin because I don't think he's there. I don't think he's there, and I'm very disappointed. Well, it's not. I'm just saying, I don't think he's looking to stop, and that's too bad. ट्रंप और पुतिन की वार्ता फेल, 550 मिसाइलों से रूस का हमला। पिछले 7 दिनों से रूस के लगभग 50,000 सैनिक यूक्रेन के सुमे में भयंकर हमले कर रहे हैं। अभी तक जो खबरें बाहर आई है उसके मुताबिक जब से नेटो की मीटिंग शुरू हुई है उसके बाद से पुतिन ने यूक्रेन पर हमले 5 गुना तेज करवा दिए हैं। 3 और 4 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर तूफानी हमले किए हैं। जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए। रूस ने यूक्रेन पर 3 जुलाई सुबह 500 मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि इनमें से 270 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। इसके अलावा 330 शाहिद ड्रोन भी थे। इनमें से 208 ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए जैम कर दिया गया। ये ड्रोन ईरान में बने हैं। इस हमले का सबसे बड़ा निशाना राजधानी कीव ही था। कीव के अलावा डिनिप्रो, सूमी, खार्किव, चेरनिहिव और आसपास के इलाकों को भी नुकसान पहुंचाया। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि इस हमले में कम से कम 23 लोग घायल हुए और उनमें से 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस हमले से कीव के कई इलाकों में अपार्टमेंट बिल्डिंग, दुकानें, एक स्कूल, एक अस्पताल, रेलवे लाइन और दूसरी जरूरी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।
क्यू इंडिपेंडेंस के मुताबिक धमाकों की आवाजें 3 जुलाई की रात 10 बजे से ही सुनाई देने लगी थीं और ये 4 जुलाई की सुबह तक लगातार जारी रही। Почалося від вибухів. Спочатку жужжали шахеди, потім вибухи, потім люди почали кричати під вікнами, і вибухи шахедів не зупинялися. यूक्रेन पर रूस की हवाई सुनामी, नेटो ने उतारे लड़ाकू विमान। जरा कल्पना कीजिए, अगर नेटो के 32 देशों के लड़ाकू विमान रूस से सीधी जंग करेंगे तो क्या रूस उनका मुकाबला कर पाएगा? जरा कल्पना कीजिए, अगर नेटो के 32 देशों की आर्मी रूस के बॉर्डर में तबाही मचाएगी तो क्या रूस उनका सामना कर पाएगा? हम आपको बता दें कि ये कल्पना से ज्यादा अब हकीकत में होने जा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की का यूक्रेन रूस से सीधे मुकाबला नहीं कर पा रहा। 28 जून से अब तक रूस ने यूक्रेन पर इतने भीषण हमले किए कि अब नेटो के लड़ाकू विमान भी रूस हमलों को देखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। पोलिश सेना के मुताबिक सुबह सुबह नेटो देशों के लड़ाकू विमानों को रवाना किया गया। दावों के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारी दावा ये कर रहे हैं कि रूस ने 3 साल से ज्यादा समय में देश पर सबसे बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। पोलैंड के ऑपरेशनल कमांडर ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेनी धरती पर रात भर हमले करने के बाद उसके लड़ाकू विमानों ने साथ साथ अन्य नेटो विमानों को भी जमीनी हवाई सुरक्षा और टोही प्रणालियों के साथ हाई अलर्ट पर रखा है। इधर जेलेंस्की ने दावा किया कि जब से जंग शुरू हुई है तब से रूस ने यूक्रेन पर 28,743 शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। Missile exploded right next to it. One way or another, life itself is the main target of these attacks, each one showing the true nature of Putin's war. पुतिन की परमाणु धमकी, एटम बम से सर्वनाश युद्ध। रूस ने लगभग 4 साल की जंग में साबित कर दिया है कि रूस कोई ईरान नहीं जिसे यूक्रेन नेटो के 32 देशों के साथ मिलकर हरा दें। रूस के कमांडर कोई ईरानी कमांडर नहीं है जिन्हें आसानी से मारा जा सके। रूस दुनिया का वो देश है जिससे सीधी जंग करने में अमेरिका तक के होश फाख्ता हैं। राष्ट्रपति पुतिन जैसा सख्त जुनूनी नेता ने यूक्रेन में अब तक 4 प्रांतों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि एक प्रांत पर कंट्रोल करने के करीब हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूस की सेना 27% इलाके पर यूक्रेन पर जीत दर्ज कर चुकी है, जिसमें यूक्रेन का वो इलाका भी है जिसे यूक्रेन का सफेद सोना कहा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस के स्कंदर M मिसाइलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नेटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा रहे हैं। हेग में नेटो समिट के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग और नेटो के 32 देशों ने जिस तरह से रूस के अगले 10 साल तक जंग करने की तैयारी शुरू की है, उसने रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एटम बम से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो प्रलयंकारी चेतावनी दी है वो बेहद खौफनाक है। इधर ट्रंप भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि पुतिन उनकी बात मान जाएं, लेकिन पिछले 6 महीने में 6 बार पुतिन और ट्रंप की वार्ता फेल हो चुकी है। जरा देखिए कब कब पुतिन और ट्रंप की यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई है। ट्रंप पुतिन ने 6 महीने में 6 बार बातचीत की। पहली बातचीत 12 फरवरी 2025। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों नेताओं के बीच पहली आधिकारिक बातचीत हुई। इसमें यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, एआई और एनर्जी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी बातचीत 18 मार्च 2025। इसमें यूक्रेन में युद्ध विराम, एनर्जी इंफ्रा पर हमले रोकने और ब्लैक सी में समुद्री युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। तीसरी बातचीत 19 मई 2025। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने तत्काल युद्ध विराम से इनकार कर दिया। रूस ने एनर्जी इंफ्रा पर हमले रोकने की सहमति दी। चौथी बातचीत 4 जून 2025। यूक्रेन के रूसी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले
और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि इस बातचीत से तुरंत शांति नहीं आएगी। 5वीं बातचीत 14 जून 2025। बातचीत में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, यूक्रेन युद्ध और ईरान के साथ परमाणु समझौते पर चर्चा हुई। पुतिन ने ट्रंप को जन्मदिन की बधाई भी दी। 6ठी बातचीत 3 जुलाई 2025। पुतिन ने यूक्रेन जंग की असल वजह खत्म करने पर जोर दिया, जिसमें यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का विरोध शामिल था। ट्रंप ने युद्ध विराम की कोशिश की। ट्रंप बोले, आज की बातचीत से खुश नहीं हूं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपने फोन कॉल के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने पुतिन के साथ काफी लंबी बातचीत की थी। हमने ईरान सहित कई मुद्दों पर बात की। हमने यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की। मैं इस बातचीत से खुश नहीं हूं। आज उनके साथ बातचीत में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. रूस की हवाई सुनामी, यूक्रेन के उड़े चीथड़े। यूक्रेन पूरी तरह से घिरता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि रूस ने पिछले 100 घंटे में यूक्रेन के पूर्वी इलाके के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। कोहराम मचाती रूसी सेना यूक्रेन को संभलने का मौका तक नहीं दे रही है। यूक्रेन की वायुसेना के एक अधिकारी कर्नल यूरी इग्नाट का कहना है कि रूस ने 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे पूर्ण पैमाने के युद्ध में यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का एक बयान भी आया, जिसमें कहा गया कि उसने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित कई घातक हथियारों से हमले किए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व में अपने तांबो क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र से 4 किंजल मिसाइलें दागी है। रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन के सैन्य उद्योग और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने यह भी माना कि उनका एक F-16 लड़ाकू जेट और पायलट रूस के हमलों को रोकने के दौरान मारा गया। पिछली गर्मियों से अब तक यूक्रेन का F-16 ढेर हुआ। यूक्रेनी पायलटों के भी मारे जाने की बात स्वीकार की गई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पिछले सप्ताह यूक्रेन पर 114 से ज्यादा मिसाइलें, 1270 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 1100 ग्लाइड बम दागे हैं। 24 फरवरी 2022 अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी, और इस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ तक नहीं पाया है। ज़ेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उसकी ओरेशनिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है, जो कि किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है, इस खबर ने नेटो के होश उड़ाकर रख दिए हैं। Gemeinsam künftig 3,5% unseres BIP für unmittelbare Verteidigungsausgaben aufwenden. Das gibt uns die notwendigen Fähigkeiten, um wirkungsvoll abzuschrecken. Weitere 1,5% werden wir für verteidigungs- und sicherheitsrelevante Ausgaben aufwenden. अब देखना ये होगा कि अगर नेटो रूस से सीधी जंग में उतरता है तो रूस नेटो का मुकाबला कैसे करता है। पुतिन एक नहीं अब दो युद्ध का फैसला कर रहे हैं। यूक्रेन के बाद इजरायल और ईरान के फ्रंट पर 2 बड़ी खबरों ने सबको चौंका दिया है। नेतन्याहू की कोशिश है कि अब उनको अमेरिका का सबसे खतरनाक बॉम्बर मिल जाए ताकि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दें।
ईरान पर अब ऐसे धमाके होने वाले हैं? क्या ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार मिलने जा रहा है? तेहरान में ये धमाका और रेड लाइट पर खड़ी कारों के उड़ते हुए चीथड़े। इस धमाके ने माचिस की डिबिया की तरह सब कुछ तहस नहस कर दिया। इजराइल का ये हमला एक बार फिर देखिए। इस धमाके को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तेहरान पर हमले का वीडियो है। अब इजराइल इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। ऐसा सिग्नल अमेरिका से मिल चुका है, क्योंकि अमेरिका में डिमांड उठ रही है कि B-2 बॉम्बर अब इजराइल को दे दिया जाए। अमेरिका के 2 सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है, जिसके मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इजराइल को दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 और उसे लॉन्च करने वाला विमान देने का अधिकार होगा। ये सांसद हैं डेमोक्रेट जॉश गॉटहाइमर और दूसरे हैं रिपब्लिकन माइक लॉलर। दोनों ने जो विधेयक पेश किया है उसका नाम है बंकर बस्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत वो चाहते हैं कि इजराइल को स्टेल्थ बॉम्बर B-2 दे दिया जाए, साथ में दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 भी दिया जाए। ताकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अगर फिर से एक्टिव होता है तो इजराइल अमेरिका का इंतजार न करे और खुद ईरान पर अमेरिका से मिली ताकत के बल पर टूट पड़े। यानी जहाज अमेरिका का होगा और टेक ऑफ इजराइल के एयरबेस से करेगा और यहीं से उड़ान भरकर वो ईरान में कोहराम मचाएगा। मकसद साफ है, ऐसे धमाकों से 10 गुना ज्यादा तबाही मचाने की ताकत इजराइल को मिल सकती है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के फोर्डो परमाणु साइट पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। इस दौरान स्टेल्थ बॉम्बर B-2 ने फोर्डो परमाणु अड्डे पर GBU-57 बम से वार किया। अमेरिका ने दावा किया कि उसके इस बम ने 300 फीट की गहराई में जाकर फोर्डो परमाणु साइट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस स्ट्राइक में फोर्डो पर 14 बम गिराए गए। यानी अमेरिका ने 7 B-2 बम वर्षक इस मिशन में शामिल किए। लेकिन 12 दिन के युद्ध का नतीजा ना इजराइल के पक्ष में आया न ईरान के पक्ष में। 12 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। और फिर ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन कामयाब रहा? लेकिन अब यही बात बंकर बस्टर एक्ट में दोहराई जा रही है। डेमोक्रेट जॉश गॉटहाइमर और रिपब्लिकन माइक लॉलर दोनों सांसदों ने कहा कि बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर सबसे खतरनाक हमलों के लिए तैयार रहेगा और इससे अमेरिका की भी सुरक्षा मजबूत होगी। हालांकि बंकर बस्टर एक्ट जैसा विधेयक पहले 2022 और 2024 में भी लाया गया था ताकि इजराइल को अमेरिका की बंकर बस्टर और स्टेल्थ बॉम्बर वाली ताकत दी जा सके। लेकिन दोनों ही मौकों पर यह विधेयक कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ईरान पर 22 जून को हुए बंकर बस्टर वाले हमले ने अमेरिका के अंदर फिर से बहस छेड़ दी है और अब वो बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल को 10 गुना ताकत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ईरान पर हुए हमलों के बारे में इजराइल के एक पायलट ने बताया है, लेकिन इस शर्त पर कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। ये इजराइल का लड़ाकू पायलट मेजर बी है, जिसने ईरान पर हुए एयर स्ट्राइक में लगातार हिस्सा लिया है। We had to sacrifice so much planning and flight time and operational tactics in order to come to this portion of the operation where you understand what you're doing. ईरान पर हुए हमलों में लगातार छोटे बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसे बम जो कई फीट की गहराई तक कंक्रीट का बंकर तोड़कर धमाका करते हैं। ईरान पर ऐसे हजारों बम गिराए गए हैं, जिसकी सप्लाई सीधे अमेरिका से की गई और अब भी जारी है।
अमेरिका अब इजराइल को 7,000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम पहुंचाने वाला है। ये बम आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जाएंगे और समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से भी इजराइल को सप्लाई किए जाएंगे। ये एक तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे कायम करेंगे, जिसके टारगेट पर ईरान ही नजर आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा है। डर ये है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड लड़ने की तैयारी कर ली गई है। इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। ये है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है। ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं, लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। इस न्यूज